हेलो क्लास 12, आई होप यू ऑल आर गुड एंड योर प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग। बच्चों, मैंने सोचा कि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और एज देते हैं, थोड़ी सी और आपकी प्रिपरेशन को पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। बेटा, बहुत सारे बच्चे ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि सिलेबस में कहां पे उनको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से टॉपिक को वो थोड़ा कम पढ़े तो भी चल जाएगा और कौन से टॉपिक को वो थोड़े हद तक स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, हर एक चैप्टर से आपके सामने लिस्ट ऑफ टॉपिक बता देता हूं, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। जब मैं इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट पेपर में वहीं से आपका क्वेश्चन उठ के आने वाला है। तो इन टॉपिक को आप स्किप करना अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। आप बहुत ध्यान से इन सबको कवर कर लीजिएगा और जब मैं ये पढ़ाऊं तो या फिर आप पेन कॉपी लेके इनको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर अगर लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। भाई साहब, दुनिया में कोई भी आके बोले पास्ट एट जिसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, मत मानिएगा, इसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है। देन पी&एल एप्रोप्रिएशन एंड गारंटी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनने के चांसेस रहते हैं साहब। आईओडी की अगर हम बात करें, आपने सबने देखा होगा कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है हमको शॉर्टकट मेथड से, एवरेज पीरियड निकालने वाले कॉन्सेप्ट। यहां पे आपके एमसीक्यू बनते ही बनते हैं और अगर एग्जामिनर की थोड़ी चटकती है ना तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से दे देता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं बच्चे, तो ये टॉपिक है ना, बहुत फैमिलियर टॉपिक है, ये किसी ना किसी में मिलकर आएगा ही आएगा। ये हो सकता है पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट बन के आ जाए, हो सकता है साहब ये पी&एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट बनकर आ जाए अच्छे लेवल पर। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, जैसे आपने सॉल्व करा होगा पी&एल एप्रोप्रिएशन, तो वहां आपको पता होगा इन केस ऑफ इनएडुकेट मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट कैसे डील करते हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है। देन बच्चों, हो सकता है कि एग्जामिनर हमको इस बार थोड़ा सा सरप्राइज करे, क्योंकि जैसे जैसे हम सीबीएसई को देख रहे हैं, उनका एक बड़ा सा ट्रेंड है वो जर्नल एंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है और पिछले 2-4 अटेम्प्ट से इस चैप्टर जर्नल एंट्री इस तरीके से पूछी जाना शुरू हो चुकी है। तो हो सकता है कि पी&एल एप्रोप्रिएशन की हमसे एंट्रीज पूछ ली जाए। अरे हाँ की ना, तो इन टॉपिक की जगह इनकी एंट्रीज भी आने के चांसेस बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से, फंडामेंटल से। आ जाइए सेकंड, गुडविल की बात करते हैं। गुडविल में बच्चे आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट मतलब मेथड की जो कैलकुलेशन होती है ना, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, देन आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इन सबके बेसिक क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर है ना ये सेटल नहीं कर सकता कि वो एवरेज प्रॉफिट से पूछेगा कि कैपिटलाइजेशन से पूछेगा, वो कहीं भी पूछ सकता है, ये एकदम इक्वली वैल्यूएबल बनता है। पर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन कोई भी हो, ये एडजस्टमेंट आपको पेपर में देखने को मिलने ही वाला है। ये क्या है सर? आपको बच्चों होगा कि गलत तरीके से प्रॉफिट दिया होगा, जो प्रॉफिट होगा वो सही प्रॉफिट नहीं होगा, फिर एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि इस प्रॉफिट को एडजस्ट कर दीजिए, इसमें से एबनॉर्मल लॉसेस हटा दीजिए, एबनॉर्मल गेन हटा दीजिए, इसमें से साहब बाकी भी जो एडजस्टमेंट बनते हैं आपने करे होंगे, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, ऐसे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसको रिमूव कर दीजिए, देन एक अच्छा प्रॉफिट कैलकुलेट कर दीजिए और वो सही प्रॉफिट से फिर आप गुडविल कैलकुलेट कर दीजिए। ये यहां पे आने वाला है। अच्छा, इसमें एक प्रो टिप दूंगा बच्चे, बहुत सारे बच्चे गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो वो लोग है ना फॉर्मूला मेंशन नहीं करते। अगर आप फॉर्मूला मेंशन नहीं करोगे, आपका आधा से 1 नंबर उड़ जाएगा बेटा। आधे से 1 नंबर इस चैप्टर में फॉर्मूले का रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद चेंज इन पीएसआर, छोटा सा टॉपिक है। इसमें बच्चों गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ करके कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, इस चैप्टर से या फिर आगे के चैप्टर से। अब ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में आपको पता है 2 तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। 2 तरीके कहने का मतलब, एक तो नॉर्मल, हम रिजर्व्स को साहब ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है कि ट्रीट कर दीजिए इस पर्टिकुलर रिजर्व को विदाउट अफेक्टिंग दी फिगर्स इन न्यू बुक। अरे हाँ कि ना, नई किताब में या नई बैलेंस शीट में फिगर्स पे अफेक्ट नहीं आना चाहिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, जिसको हम हिडन अप्रोच भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों ही तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पे स्पेसिफिकली आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले क्वेश्चंस लगा के जाइएगा। ठीक है, सॉरी। देन ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट के ट्रीटमेंट आ सकते हैं। इवन इधर पे ये हो सकता है कि हिडन अप्रोच से आ जाए। हिडन अप्रोच कहने का मतलब अगेन वही जो मैंने ऊपर बताया था, एग्जामिनर बोल सकता है कि सॉरी, एग्जामिनर बोल सकता है कि भाई साहब आप है ना सारे के सारे एसेट्स को, लायबिलिटी को रिवैल्यू कर दीजिए, पर ध्यान रहे कि विदाउट अफेक्टिंग द फिगर्स इन
न्यू बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट में फिगर्स को अपडेट नहीं करना चाहते, तो ये वाले क्वेश्चन इधर से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल गुडविल का क्वेश्चन तो बच्चे इंपॉर्टेंट है ही है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इन सब से पूछेगा क्या, इन सब में बच्चे आपकी कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा रहेगा, बट बेसिकली वो आपसे क्या मांगेगा, इन सारे कॉन्सेप्ट में जर्नल एंट्री मांगेगा। तो आपको इन सबको है ना कैलकुलेट करना भी सीखना पड़ेगा, कहां पे गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद इसकी आपको एंट्रीज की प्रैक्टिस भी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद बच्चों इधर देखना ध्यान से, यहां पे एडमिशन चैप्टर, एडमिशन चैप्टर में क्या हो जाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट, फुल फ्लैज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे दो तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर ही कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे या नए पार्टनर के बेसिस पे। तो ये क्वेश्चन तो आपका आना तय हो चुका है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बनता है, और ये तो सबको ये बात पता ही है एक तरीके से, ठीक है। यहां सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, एमसीक्यू यहां पे 100% आते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो वाले। और उसके बाद क्योंकि इस चैप्टर में गुडविल के सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब आपने देखा होगा व्हेन द पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द गुडविल, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग द गुडविल इन कैश काइंड, फिर इसके अलावा भी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस के केसेस बनते हैं, पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करके ले जाते हैं, तो वो केसेस पे बच्चे एमसीक्यू बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से रेफर करिएगा एडमिशन चैप्टर में। एडमिशन चैप्टर के बाद हम बात करते हैं बेटा रिटायरमेंट की, क्योंकि एडमिशन जो है वो रिटायरमेंट के और में आता है। तो साहब एडमिशन और रिटायरमेंट लगभग एक ही क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं, इनका बड़ा वाला क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स में बच्चों मैं ये बोलूंगा कि आप मेजर फोकस एडमिशन पे करो, एडमिशन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिटायरमेंट को एकदम हल्के में ले जाओ, मैं ये बोलूंगा रिटायरमेंट के क्वेश्चन थोड़े कम क्वांटिटी में सॉल्व करके थोड़ा सा आप काम करके निकल जाओ। सर आप रिटायरमेंट छोड़ने को क्यों बोल रहे हो, रिटायरमेंट छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं बेटा, एक्चुअली रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट के 4 मेथड्स हैं, एडमिशन में 2 ही है, और में क्वेश्चन बनना है। तो आप एडमिशन की तरफ रहोगे उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एडमिशन में सिर्फ 2 ही मेथड से आपको एडजस्टमेंट करना है, तो थोड़ा सा सूटेबल पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा उस चीज को, है ना। डन। फिर यही बोला यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कैपिटल एडजस्टमेंट होता है जो और में आता है। और इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका लोन अकाउंट बनाने को आता है। तो ये 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आती है, ठीक है। इसके बाद आगे डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में साहब एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, कहने का मतलब भाई जो पार्टनर मर गया है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनका लोन अकाउंट बनाने को बोला जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सेक्शन 37 ये बच्चे छोड़ जाते हैं, सेक्शन 37 पे क्वेश्चन बच्चे बनने के चांसेस रहते हैं, या फिर एमसीक्यू तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। सेक्शन 37 क्या होता था, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए, अगर फाइनल सेटलमेंट नहीं हो पाया तो पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ता है कि वो प्रॉफिट का कितना हिस्सा उसको मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट उसको मिल सकता है, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो पैसा उसको मिलेगा। तो ये वाली कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ती है ना, ये छोड़ के मत जाइएगा। फिर ये सारे बच्चों को पता है कि अगर पार्टनर की डेथ बिटवीन द ईयर होती है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है साहब, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। 2 तरीके से कैलकुलेशन आती है बच्चे, सेल्स बेसिस पे, टाइम बेसिस पे, और मेजरली वो सेल्स बेसिस की कैलकुलेशन होती है, और फिर आपको इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। आपने करोगी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर मर गया उसके खाते में पैसा डाल देते हो, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से, है ना। तो ये वाले केसेस यहाँ पे बनते हैं। फिर लास्ट प्रिपेयर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर की डेथ होती है बच्चे तो उस पार्टनर का आपको एक कैपिटल अकाउंट कंस्ट्रक्ट करने को बोल देता है कि भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, डेथ के पॉइंट तक सारी की सारी चीजें उसके खाते में डाल के एक फाइनल अमाउंट निकाल दीजिए कि मरने वाले पार्टनर को कितना पैसा हमको देना है। तो ये वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बेटा, है ना। चलिए लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। साहब डिसोल्यूशन में ध्यान रखिए जर्नल एंट्री का क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होता है, 5 में से 4 अटेम्प्ट में एंट्री ही आती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना फुल फ्लेज क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व ना करें। मैं ये बोलूंगा कि फुल फ्लेज क्वेश्चन की क्वांटिटी ऐसा कर दिए 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अच्छे जिसमें सारे केस कवर कर दिए। हाँ ये जरूर कर सकते हो आप कि भैया इसके पीछे पार्टनर्स कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अकेला रियलाइजेशन अकाउंट ही सफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। तो पीछे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन टू पार्टनर अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वहां पे आप थोड़ा सा ओरली काम कर सकते हो क्योंकि टाइम बहुत कम रहने वाला है, तो इसके अलावा बाकी चीजों को आप देखकर बिल्कुल जाइएगा, ठीक है। फिर ये देखिए ऑल केसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट, सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती होगी बेटा
कि रियलाइजेशन की एंट्री कब कब होगी, जब कब पार्टनर रियलाइजेशन का खर्चा बियर करेगा, कब उसको रेम्युनरेशन डिमांड करा गया, इसकी एंट्री क्या होगी, कितना खर्चा डेबिट होगा, कितना खर्चा पार्टनर खाते में डाला जाएगा, ये सब बड़ी कंफ्यूजन यहां बनी रहती है। तो मैं आपसे चाहता हूं बच्चे कि आप है ना इसके ऊपर पर्टिकुलर डेडिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं 1 से 2 उनको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने अपनी शीट में भी उनको प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको शीट भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, टीम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद बच्चों आगे आते हैं। नेक्स्ट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में बच्चे प्रोराटा क्वेश्चन दुनिया को पता है, ये क्वेश्चन फिक्स है पेपर के अंदर। इसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन शेयर फॉरफीचर री इशू देन उसका कैपिटल रिजर्व, ये छोटा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स में बनने के बहुत हाई चांस होते हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पोर्शन फिक्स हो गया एग्जाम में, इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। कंसीडरेशन अदर देन कैश बेटा 2 चैप्टर में बनता है ये क्वेश्चन, एक डिबेंचर चैप्टर में, एक शेयर कैपिटल में। आप ये मान के चलिए कि इन दोनों में से किसी ना किसी एक चैप्टर से कॉन्सेप्ट पूछेगा ही पूछेगा। कैश बुक बच्चों, ये कैश बुक मैंने है ना एक तरीके से मान लीजिए कि एग्जामिनर अगर थोड़ा चटकता है ना कि भाई उसको कहां मूव करना है, तो पता है वो क्या करता है, इस प्रोराटा के क्वेश्चन के साथ कॉम्बिनेशन में कैश बुक डाल देता है कि भैया प्रिपेयर कैश बुक ऑफ दिस क्वेश्चन फलाना ठिकाना, है ना। तो अपने को इसके अंदर कैश बुक बनानी पड़ती है और बाकी की एंट्रीज पास करनी पड़ती है। डन। एंड लास्ट ये क्वेश्चन पिछले कुछ टाइम से लगातार पूछे जा रहे हैं। जर्नल एंट्रीज में आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे एंड देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो भी इसी चैप्टर से कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। इसके लिए आप टीएस ग्रेवाल के जो हॉट सेक्शन देके रखा हुआ है ना, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं, डिबेंचर चैप्टर पे आते हैं। डिबेंचर से बचे कंसीडरेशन अदर देन कैश, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। शेयर वाला चैप्टर उठा लीजिए, डिबेंचर एक ना एक जगह से ये क्वेश्चन आना ही आना है। ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, बच्चे ये है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत इजी टॉपिक और आपको है ना लगभग 6 मार्क्स देके जा सकता है। अगर नॉर्मल पैटर्न में पेपर रहा तो ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है, अगर पेपर में कुछ चेंजेस आए तो शायद ये 3 नंबर में पूछा जाएगा, पर पूछा तो जाएगा, ये तो बड़ी क्लियर बात है। तो इसको आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते स्किप करना। देन कोलैटरल सिक्योरिटी, बच्चों ये ना जाने क्यों टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है पर पूछा नहीं जा रहा लगातार, सैंपल पेपर में लगातार आ रहा है, तो बस इसकी एंट्री पेपर में होने ही वाली है, आज नहीं तो कल पेपर में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। देख के चलिए इस टॉपिक को भी। देन एडजस्टमेंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, भाई साहब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, मतलब उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं, सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व से एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से, ये वाला कॉन्सेप्ट भी पेपर में पूछा जाता है। मतलब एमसीक्यू में तो ये फिक्स है ही आना आना, और अगर हो सकता है कि माहौल बना तो ये 3 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक है डिबेंचर के जिनको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इस इधर से क्या क्या आती हैं चीजें वो देख लीजिए आप फटाफट। बच्चों हेड सब हेड का क्वेश्चन हम सबको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस बार थोड़ा सा और एड ऑन क्या हुआ है, एड ऑन ये हुआ है कि आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमको बनाना पड़ता है, इस बार है ना हेड सब हेड में है ना उनके चीजों के बारे में पूछ रहे हैं कि ये खर्चा कौन से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किस जगह पे आता है, ये खर्चा किस हेडिंग के अंदर आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो ऐसा करके यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंटरी, इन सब के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं इसको भी एक बार अच्छे से देख कर जाइएगा। फिर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेटा डर लगता है कि टॉपिक कभी रिप्लेस हो जाएगा, और अगर वो रिप्लेस होगा तो एग्जामिनर के पास ये 3 टॉपिक बचेंगे इसी सीक्वेंस में। सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी होगी लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सेकंड हाई पॉसिबिलिटी होगी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, कितने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करा जाता है, एंड थर्ड नंबर पे होगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भैया कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस किस के लिए काम का है। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक देखने को बनते हैं। तो मेजरली इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा ऊपर वाला है, बट ये जिस दिन रिप्लेस होगा इन्हीं तीनों में से किसी के साथ रिप्लेस होगा, तो इसलिए मैंने इन तीनों टॉपिक को भी रखा है कि छोड़ के मत जाइएगा। देन कॉमन साइज कंपैरेटिव, बच्चों आपको पता ही है साहब कंपैरेटिव कॉमन साइज का एक डेडिकेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो पिछले कुछ सालों के पेपर लगा रहे होंगे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर इसको है ना थोड़ा सा कम क्वेश्चन इसके देखने को मिले थे, बट हाँ अभी आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे कॉमन साइज कंपैरेटिव के। इसके भी बच्चों एक क्वेश्चन है जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले रहते हैं, वो आप बिल्कुल देख कर जाइएगा। कॉमन साइज कंपैरेटिव में ये बोलूंगा कि आप किसी भी एक हिस्से पे ज्यादा मेहनत कर लीजिए। ज्यादा कहने का मतलब आप रेशियो ऐसा रखिएगा 70-30, तो 70% आपने लाइक कंपैरेटिव स्टेटमेंट की तैयारी कर ली, 30% कॉमन साइज की भी तैयारी करके रखिए। मेजरली आपको कंपैरेटिव का मिले आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर बाय चांस एग्जामिनर इस बार और की जगह एक ही क्वेश्चन देकर आ गया तो परेशान मत होइएगा, इसलिए कॉमन साइज को भी थोड़ा बहुत हाथ चला ही लीजिएगा, ठीक है। फिर अकाउंटिंग रेशियो सबकी सबसे बड़ी समस्या, ये इंपॉर्टेंट रेशियोस है, इनको देख लीजिए।
करंट रेशियो, क्विक रेशियो आपके फेवरेट, सबसे इजी, ये तो आपको वैसे ही आते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। देन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, ठीक है। और एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी इन्हीं रेशियो के अंदर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये वाले क्वेश्चन आपने बिल्कुल समझ के रखे होंगे कि इस फलाना बात के चक्कर में या इस ठिकाना ट्रांजैक्शन के चक्कर में हमारे रेशियो पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये जवाब भी आपको देना पड़ेगा, ये आपके रेशियो चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बच्चे आप ये मान के चलिए आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है वो क्वेश्चन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का हो, पूरा 6 मार्क्स का, तो उसके अंदर 2-3 एडजस्टमेंट देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है वो क्वेश्चन अकेला ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो क्वेश्चन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 3-3 मार्क्स का। 2-3 तरीके से वो क्वेश्चन कैश फ्लो का पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाएगा बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम एडजस्टमेंट्स यही देखने को मिलेंगे आपको। एक बार देख लीजिए फटाफट। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना सीखना पड़ेगा, और इसके साथ इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, ये आपके लिए आएगा ही आएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आएगा या कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दोनों ही जगह में ये रहने वाला है, ठीक है। फिर इनटेंजिबल एसेट का इंक्रीज डिक्रीज का ट्रीटमेंट, बहुत सारे बच्चे हैं ना इसको खराब कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन में देके रखा हुआ है ट्रेडमार्क, क्वेश्चन में देके रखा हुआ है गुडविल, तो बच्चे गुडविल में भी अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो ये भी तो परचेज और सेल की निशानियां हैं, तो इनको भी आपको एडजस्टमेंट करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर ये वाले एडजस्टमेंट सबको पता ही है, प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट, टैक्स का एडजस्टमेंट एंड प्रपोज्ड डिविडेंड का एडजस्टमेंट। बच्चे ये एडजस्टमेंट आप बिल्कुल संभाल के रखिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अगर अकेला क्वेश्चन देखने को मिला तो एडजस्टमेंट का आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, और अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन देखने मिला, ऑपरेटिंग देखने मिला, तो आपको स्टेप नंबर 1 में ही आपको इनका ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बिल्कुल संभाल के रखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला कैलकुलेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड वाला कैलकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सर। फिर अगेन ये प्रोविजन फॉर टैक्स को ही मैंने वापस से लिख दिया एक बार, क्योंकि ये तो आते ही आता है, इनकम टैक्स एंड ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। ये रिफंड ऑफ टैक्स का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता था, इसमें जो सरकार को आपने टैक्स पहले से पे करके रखा हुआ है, कभी वो टैक्स एक्स्ट्रा हो जाता है तो सरकार आपको पैसा रिफंड कर देती है। तो रिफंड जो आपके लिए होता है वो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाता है। तो आप क्या करते हो, उसको स्टेप नंबर 1 में रिफंड ऑफ टैक्स को है ना, क्योंकि वो पैसा आ गया होता है, उसको हटा देते हो एक बार, और उसी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब लास्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो स्टेप नंबर 4 में जो आपको ऑलमोस्ट आंसर आ गया होता है, इसको वापस से ऐड करके बताते हो कि हाँ ये पैसा भी हमारे पास आया था, ठीक है। तो ये रिफंड ऑफ टैक्स वाला कॉन्सेप्ट भी आप एक बार गो थ्रू करिएगा किताब से, इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट सर, चेंजेस इन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज का क्या इंपैक्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं और उसका पैसा ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। आपने बहुत ज्यादा बार इस ट्रांजैक्शन को देख लिया होगा कैश फ्लो क्वेश्चंस में, बिल्कुल स्किप मत करके जाइएगा, ठीक है। एंड लास्ट इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर जब इशू होते हैं तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये भी आपको देख के जाना पड़ेगा। तो आई होप मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रह सकते हैं, आप जिस भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, एक बार उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लीजिए कि वो टॉपिक छूट तो नहीं गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ताकि आपके नंबर सिक्योर रहें, सेफ रहें। ऑलमोस्ट आपकी सारी की सारी चीजें यही जो हमने बोर्ड पर डिस्कस करा, इन्हीं टॉपिक से आने वाली हैं, इन टॉपिक के बाहर आएंगी नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। प्रिपरेशन जबरदस्त करते रहिए, तोड़ते रहिए, फोड़ते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। ओके, टाटा बाय बाय।